ऑब्जेक्टिव इज डेटाबेस इन AWS। तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ AWS डेटाबेस ऑप्शंस। कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो AWS पे अवेलेबल है। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे रिलेशनल डेटाबेस जो ट्रेडिशनल हम लोग मैनेज करते थे हार्डवेयर के ऊपर में, उसको हम लोग AWS के साथ कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि कितना रिलायबल है और कितना यूज़फुल है AWS पे डेटाबेस होस्ट करना। फिर उसका ही हम लोग टाइप देखेंगे, जैसे RDS इसका टाइप है। डेटा ड्यूरेबिलिटी विद RDS देखेंगे कैसे उसको ड्यूरेबल बनाया बनाया जाता है। फिर हम Amazon RDS लॉन्च करके देखेंगे। उसके बाद रेड शिफ्ट एक डेटाबेस टाइप है AWS डेटाबेस का, उसको बनाएंगे। DynamoDB, इलास्टिक कैश है। तो ये सब टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है डेटाबेसेस के इन AWS, तो वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ AWS डेटाबेसेस ऑप्शंस। ठीक है, तो क्या होगा कि जो डेटाबेस है AWS में, तो वो कितना यूज़फुल है, क्यों यूज़फुल है। तो उसमें जो पहला पॉइंट है, सेव टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, तो AWS डेटाबेसेस प्रोवाइड स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। ये हमेशा रहेगा, हर जगह ये टर्म्स आते हैं, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हमेशा यूज़ करते हैं क्लाउड में, क्योंकि जो उसका साइज है वो आज जितना है कल जाके हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, साइज को कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये स्केलेबिलिटी हमेशा टर्म रहेगी AWS। जब जब भी हम क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे तो ये स्केलेबिलिटी हमेशा हर सर्विस के लिए यूज़ में आएगा। परफॉर्मेंस तो रहेगा ऑब्वियसली, जो इसका स्ट्रक्चर हार्डवेयर वगैरह जो इन लोगों ने यूज़ किया उसके ऊपर परफॉर्मेंस हमें मिलेगा। अवेलेबिलिटी रहेगी, क्योंकि तीन तीन रीजन्स में ये रिप्लिकेट होता रहता है डेटा, तो अवेलेबिलिटी है उसके वजह से। और फिर कमर्शियल ग्रेड डेटाबेस है एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट में आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। वैसे इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड स्केल, तो AWS database allows you to scale your largest and most complex workload so that you can grow to reach more customer। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप हैंडल कर पाओगे बिकॉज ऑफ द स्केलेबिलिटी। जितने कस्टमर बढ़ेंगे आपकी सर्विस वैसे ही इंक्रीज होती चली जाएगी। तो वो सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको कुछ भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हार्डवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, ये सब चीज़ों की आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार सर्वर ले लिया, आपने एक बार सर्विस ले ली, तो वो ऑटोमेटिक स्केल होते जाएगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल होता जाएगा। और यहाँ पे एक और फीचर है सेल्फ हीलिंग का, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो वो ऑटोमेटिक रिकवर होएगी। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको AWS पर डेटाबेस होस्टिंग के लिए मिलती है। फिर थर्ड पॉइंट है इनोवेट फास्टर। तो your developer are building highly distributed application requiring multiple database type। AWS database include every tools for any jobs। तो ऐसी एक कंडीशन है जिसमें एक एप्लीकेशन है और आपके डेवलपर अलग अलग डेटाबेस यूज करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के बैकएंड में डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपको AWS डेटाबेस के साथ में मिलती है। थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं जैसे डेटाबेस सर्विस। अभी कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में, उसका यूज केस क्या है, और AWS के पास उसका कौन सा सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिलेशनल टाइप ऑफ डेटाबेस। जो रिलेशनल टाइप का जो डेटाबेस होता है वो कहाँ पे यूज होता है, जैसे ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है, कोई ERP सॉफ्टवेयर है, CRM है, या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट, या फिर कोई डेटाबेस है। तो ये जो रिलेशनल काइंड ऑफ डेटाबेस है उसके लिए AWS के पास में कौन से ऑप्शन है, Amazon Aurora, Amazon RDS और Amazon Redshift। तो ये तीन ऑप्शन Amazon के पास अवेलेबल है फॉर द डेटा टाइप रिलेशनल। वैसे की वैल्यू टाइप का एक डेटाबेस
होता है। उसका यूज़ केस क्या होगा? हाई ट्रैफिक वेब एप्लीकेशन, ई कॉमर्स सिस्टम, गेमिंग एप्लीकेशन, ये सब चीज़ों के लिए जो डेटाबेस यूज़ होता है दैट इज़ की वैल्यू। और वो ऑप्शन AWS के पास अवेलेबल है विद द नेम ऑफ डायनामो डीबी। ठीक है, वैसे ही इन मेमोरी टाइप का जो डेटाबेस रहेगा, कैशिंग, सेशन मैनेजमेंट, गेमिंग, लीडर बोर्ड, जियो स्पैटियल एप्लीकेशन, ये जितने भी टाइप के जो एप्लीकेशंस है वो इन मेमोरी काइंड ऑफ डेटाबेस में यूज़ होते हैं। और उसके लिए जो ऑप्शन है इलास्टिक कैशे फॉर मेम कैश्ड एंड अमेजोन इलास्टिक कैशे फॉर रेडिस। ठीक है, तो ये वाले जो डेटाबेस है ये कंप्यूट पावर को मतलब जो डेटा फास्ट रिट्रीवल को बढ़ा देते हैं। ये जो डेटा टाइप्स है इन मेमोरी वाले, ये मेमोरी में ही रेसाइड्स करते हैं, ये डायरेक्टली डेटाबेस में नहीं जाती, ये मेमोरी में ही पड़े रहते हैं। और जब भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेसिंग के लिए तो मेमोरी से ही उठा लिए जाते हैं। तो उसके वजह से इसका जो प्रोसेसिंग है वो स्पीड बढ़ जाता है। वैसे डॉक्यूमेंट टाइप का भी डेटाबेस होता है और उसका जो यूज़ केस है जैसे कैटलॉग्स है, यूज़र प्रोफाइल्स बनानी है, कंटेंट मैनेजमेंट करने हैं, तो उसके लिए अमेजोन डॉक्यूमेंट डीबी नाम का एक सर्विस है AWS के पास में जो उसको मैनेज करता है। और इसके पीछे में जो बैकएंड जो डेटाबेस है, जो बैकएंड इंजन है, वो MongoDB यूज़ किया जाता है। वैसे ही वाइड कॉलम टाइप का डेटाबेस है, हाई स्केल इंडस्ट्रियल ऐप फॉर इक्विपमेंट मेंटेनेंस, फ्लीट मैनेजमेंट एंड राउट ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए अमेजोन के पास में एक ऑप्शन है की स्पेस। ठीक है, और इसके बैकएंड में रहेगा कसेंड्रा। कसेंड्रा इज अ engine, database engine which will support this सर्विस। ठीक है, जैसे ग्राफ रिलेटेड कोई डेटाबेस है जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, सोशल नेटवर्किंग एंड नेट एंड रिकमेंडेशन इंजिन्स, जिसमें हमें ग्राफ्स देखने की ज़रूरत होती है, तो डेटाबेस के पास AWS के पास वो ऑप्शन है अमेजोन नेपच्यून नाम से। वैसे टाइम सीरीज के लिए अमेजोन टाइम स्ट्रीम, लेजर रिलेटेड डेटाबेस है। लेजर काइंड ऑफ इसका जो यूज़ केस है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, सप्लाई चेन, रजिस्ट्रेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये सब इसके यूज़ केस है इस डेटा टाइप के। तो उसके लिए अमेजोन के पास ऑप्शन है QLDB। तो ये सारे AWS सर्विसेज है रिलेटेड टू डेटाबेस मैनेजमेंट इन AWS। ठीक है, अब ये इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला टाइप हम लोग देखेंगे जैसे अमेजोन अरोरा है, अमेजोन RDS है, अमेजोन रेडशिफ्ट है। तो ये सारे कौन से टाइप है? ये रिलेशनल टाइप है, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे डायनामो डीबी की वैल्यू, इसको कैसे क्रिएट करना है, ये क्या होता है और हम लोग एक और टाइप देखेंगे इलास्टिक कैश, और ये बाकी भी हम लोग देख सकते हैं। तो पहले हम लोग मूव होते हैं अमेजोन RDS की तरफ में। तो बिफोर गोइंग टू Amazon RDS और रिलेशनल डेटाबेस, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस है वो क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ये टेबल में आपको दिखाया गया है। तो ये एक पर्सन है, ये डिपेंड करता है कि ये कितने प्रोजेक्ट पे, तो इसमें एक रिलेशन दिखाया गया है, एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेटेड है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर ऑफ जो डेटा होता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। अब अगर ये रिलेशनल डेटाबेस को मैं ऑन प्रीमाइसेस मैनेज करूँ, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस का टाइप अगर हम लोग सेलेक्ट कर ले, जैसे MySQL है और काफ़ी सारे डेटाबेसेस है, जो Oracle है, ये दीज आर द डेटाबेस इंजन। तो इसको मैं अगर ऑन प्रीमाइसेस मैनेज करूँ तो मुझे क्या करना होगा? पावर एंड कूलिंग सिस्टम अरेंज करना होगा, उसके लिए नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, चेसिस अरेंज करना पड़ेगा, CPU, RAM, HDD सबका मुझे अच्छा खासा मतलब अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे चूज़ करना पड़ेगा, मुझे लिनक्स में डालना है या विंडोज़ में डालना है। फिर उसके बाद मुझे डेटाबेस इंजन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा और फिर SQL क्वेरीज उसके ऊपर में होंगी। लेकिन अगर ये चीज़ मैं AWS के साथ होस्ट कर दूँ, मतलब AWS का एक EC2 इंस्टेंस ले लूँ मैं AWS में, और उसमें अगर मैं डेटाबेस इंस्टॉल करके मैनेज करूँ, तो मुझे
कहाँ क्या करना होगा। तो ये जो CPU, रैम, HDD, चेसिस और नेटवर्किंग और कूलिंग वगैरह है ये AWS मैनेज करेगा, लेकिन हमें उसके ऊपर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगेन डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, बैकअप्स लेने पड़ेंगे और क्वेरी उसके बाद में ये हैंडल होगी। तो दीज आर द रिलेशनल डेटाबेस। अगर हमें इस तरीके से मैनेज करना है तो ऑन प्रेमाइसेस आप जाओगे तो ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बट अगर आप EC2 लोगे और उसके ऊपर में ये सारा चीज़ कॉन्फ़िगर करोगे तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बट अगर आप जाते हो और कोई एक सर्विस सेलेक्ट करते हो, डेटाबेस सर्विस अगर आप सेलेक्ट करते हो अमेज़न के साथ में, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको SQL क्वेरीज रन करवानी है उसके ऊपर में। तो रिलेशनल डेटाबेस अगर कोई आप सेलेक्ट करते हो, RDS टाइप का अगर सेलेक्ट करते हो तो सारा कुछ AWS मैनेज करेगा, सिर्फ आपको क्वेरी फायर करनी है। तो एज अ मैनेज सर्विस, AWS मैनेज सर्विस है, सब कुछ AWS ही मैनेज करेगा। तो AWS जो Amazon रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, इट मेक इट easy to set up, operate and scale a relational database in the cloud। इजीली ये हमें क्लाउड पे हमारे डेटाबेस सर्विस को मैनेज करने में हेल्प करता है। इट रिड्यूस एक्स्ट्रा बर्डन, तो जो बर्डन था हमें इंस्टॉल करना, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, जो भी बर्डन था वो हमारा यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। फोकस ऑन द एप्लीकेशन, आप सिर्फ एप्लीकेशन बनाओ और डेटाबेस की कनेक्टिविटी इस डेटाबेस के साथ कर दो, बैकएंड लगा दो और आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब AWS मैनेज कर लेगा। ईजी जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इसके मल्टीपल बैकअप्स और मल्टी रीजन्स पे ये क्रिएट होता है, इसके वजह से इसकी डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ऑटोमेटेड बैकअप का भी प्रोविज़न इसमें है। खाली आपको जब आप RDS सर्विस चूज़ करोगे तो वो टाइम में आपको ऑटोमेटेड बैकअप ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो आपको बैकअप की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड आपका बैकअप होता रहेगा। डेटा ड्यूरेबिलिटी रहेगी बिकॉज ऑफ बैकअप, आपने बैकअप लिया है तो कभी भी आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, तो आपका डेटा लॉस होगा नहीं। और ये जो डेटाबेसेस हैं इनका बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें जो डेटा आएगा ये यूज़र के साइड से आएगा, ये खुद आप बना नहीं रहे हो, ये डेटा जनरेट होता है और वो स्टोर होता है। तो इन सब डेटाबेसेस का बैकअप लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो RDS जो डेटाबेस है उसके पीछे की कौन से इंजन्स काम करते हैं, तो ये 6 इंजन्स RDS के साथ काम करते हैं। जब RDS सर्विस आप चूज़ करोगे, RDS डेटाबेस चूज़ करोगे तो इनमें से कोई भी एक इंजन आप यूज़ कर सकते हो। दीज ऑल आर द क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, जैसे अरोरा है, पोस्टग्रेस SQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL सर्वर। तो ये जितने भी इंजन है ये RDS के साथ में काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग Amazon RDS मल्टी AZ डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब एक AZ में तो करेंगे ही, अगर दूसरा AZ में भी डिप्लॉयमेंट चूज़ अगर हम लोग करते हैं तो इस केस में क्या होगा, Amazon RDS मल्टी डिप्लॉयमेंट जो ऑप्शन आपने चूज़ किया उसमें आपको क्या मिलेगा, एनहांस अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। डेफिनेटली आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी, बिकॉज अगर ये एक AZ है, एक AZ A है और दूसरा AZ है B है, आपने जब डिप्लॉयमेंट करते समय, आपने RDS क्रिएट करते समय आपने बोला कि मुझे मल्टी AZ ऑप्शंस चाहिए, तो उसमें क्या होगा, एक डेटाबेस आपके फर्स्ट एबिलिटी जोन में बनेगा, दूसरा दूसरे AZ में बनेगा। तो ये दो डेटाबेस आपके बनेंगे और ये एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट होते रहेंगे, जो भी चेंजेस इसमें होगा वो चेंज इसमें सेव होगा। इन केस ऑफ फेलियर, इन केस एक ये AZ खराब हो जाता है और ये आपका डेटाबेस फेल हो जाता है, कुछ भी मल फंक्शनिंग या कुछ भी इशू के वजह से ये फेल हो जाता है, तो तुरंत आपका जो दूसरा वाला डेटाबेस है दूसरे AZ में जो अवेलेबल है ये तुरंत वहाँ पे स्टैंड बाय में आ जाएगा और ये एज अ फेल ओवर यूज़ होना स्टार्ट कर देगा। तो ये वही हम बोल रहे हैं, व्हेन यू प्रोविजन अ मल्टी AZ DB इंस्टेंस, Amazon RDS ऑटोमेटिकली क्रिएट अ primary DB instance and synchronously replicate the data to standby instance in a different
अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जब हम चूज करते हैं तभी ये क्रिएट किया जाता है। ईच एजी रन ऑन इट्स ओन फिजिकल डिस्टिंक्ट। तो ये एक फिजिकल डिस्टिंक्ट मतलब ये अलग है, ये आइसोलेटेड एजी है, ये दूसरा एजी है। तो इस एजी में अगर प्रॉब्लम आएगा तो दूसरा एजी तो अवेलेबल रहेगा ही, एक साथ दोनों डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है। तो इनका तो यही वो बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज इंजीनियर्ड विथ हाई रिलायबल। तो ये काफ़ी रिलायबल है। इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्यूर, अमेजोन आरडीएस परफॉर्म एन ऑटोमेटिक फेल्यूर टू द स्टैंड बाय। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से डेटाबेस सर्विंग स्टार्ट हो जाएगी, जब तक कि ये वाला जो डेटाबेस है आपका ये सेल्फ रिपेयर नहीं हो जाता। जब ये रिपेयर हो जाएगा तो वापस से आपका डेटाबेस इस प्राइमरी डेटाबेस में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये फेल हुआ है तो ये प्राइमरी बन गया और यहाँ पे डेटा सेव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट काम करता है। उसके बाद अगर हमने RDS का ऑटोमेटेड बैकअप सेलेक्ट किया है, तो जो इसका ऑटोमेटेड बैकअप है वो कहाँ पे सेव होगा, वो S3 बकेट में सेव होगा। ये जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया कि दिन में एक बार बैकअप होना चाहिए मेरे डेटाबेस का, तो वो डेटाबेस आपका बैकअप होगा और वो S3 के अंदर में सेव होता चला जाएगा। हर दिन का बैकअप आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वी कैन सेटअप बैकअप विंडो। आप कोई भी एक विंडो सेलेक्ट कर लो कि मुझे किस टाइम पे बैकअप करना है और वो पर्टिकुलर बैकअप इस S3 में स्टोर करता चला जाएगा एज अ स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट में कैसा रहता है, कैप्चर करता है वो जो RDS की करंट सिचुएशन रहेगी उसको कैप्चर करेगा और उसको स्टोर करेगा S3 में। तो वो स्नैपशॉट के फॉर्म में बैकअप लेता जाता है और इजीली रिस्टोर हो सकता है जब भी आपको ज़रूरत है। एक एक वहाँ पे की रहेगा, रिस्टोर का बटन रहेगा, आपको सिर्फ रिस्टोर फ्रॉम S3 करना है और वो तुरंत रिस्टोर हो जाएगा। पॉइंट इन टाइम रिस्टोर, जब का डेटा आपको रिस्टोर करना है तब का आप रिस्टोर कर सकते हैं। कैन कॉपी टू अनदर रीजन, और एक रीजन से उठा के स्नैपशॉट को दूसरे रीजन में आप ले जा करके वहाँ पे भी उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटेड बैकअप के बारे में था। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है इज टू लॉन्च एन Amazon RDS। तो Amazon RDS जब हम लॉन्च करते हैं तो इज़ अ पेड सर्विस। तो फ्री टीयर में हमें क्या मिलता है, तो फ्री टीयर के लिए ये लिंक मैंने यहाँ पे डाली है। तो फ्री टीयर अगर आप AWS Amazon RDS अगर आप बना रहे हो तो फ्री टीयर के लिए आपको क्या करना है, फ्री टीयर के लिए आपको MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MySQL सर्वर में से ही चूज करना है। आपको Amazon Aurora चूज नहीं करना है, बिकॉज Amazon Aurora ये पेड सर्विस है। तो जब आप फ्री टीयर अकाउंट में इसको क्रिएट करोगे तो आपको इनमें से कोई एक सर्विस, कोई एक इंजन आपको चूज करके ही बनाना है। और जब आप इनको चूज करोगे तो उसके साथ आपको क्या करना है, स्टोरेज सेक्शन में जो इनेबल स्टोरेज ऑटो स्केलिंग आपको ये डिसेबल करना है। और एक और ऑप्शन है जैसे कि बैकअप आपको डिसेबल करना है। अगर ये आपने नहीं किया तो फिर वो बैकअप लेगा और ऑटो स्केलिंग में इसको रख देगा, तो फिर उसके जो बैकअप वो ले रहा है उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू क्रिएट RDS। मैं मेरे कंसोल में आ जाता हूँ। कंसोल में आने के बाद मुझे सर्विसेज में जाके डेटाबेस, अब ये डेटाबेस वाले सेक्शन में आप देख सकते हो RDS है, DynamoDB, इलास्टिक कैश, नैपशून, ये सारी सर्विसेज। तो हमको जाना है RDS में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मुझे जो भी कुछ यहाँ पे जैसे यहाँ स्नैपशॉट एक बना हुआ है,
ठीक है, तो ये वाला जो स्नैपशॉट है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज इसके चार्जेस शायद मुझे देने पड़ रहे होंगे। डिलीट स्नैपशॉट। और बाकी किसी चीज़ के मुझे चार्जेस देने नहीं पड़ते, और ये जो डीबी यहाँ पे बनता है, इस ये जब तक बना रहेगा आपको चार्जेस लगते रहेंगे। बट अगर जो मैंने ऑप्शन बताया आपको, अगर अमेजोन एरोरा आप चूज़ नहीं करोगे, ये जो है ये इवेंट्स, मैंने इवेंट्स पे क्लिक किया है तो ये इवेंट्स मुझे दिखाई देगा जो भी कुछ मैं बनाऊंगा। तो कल मैंने कल डेटाबेस इंस्टेंस बनाया था, तो ये सब उसने क्या किया, ये कर दिया, इवेंट्स उसके जनरेट कर दिया, कितने बजे क्या बनाया था वो सारा चीज़ यहाँ पे इवेंट्स में आ गया। ये इवेंट्स में आपको दिखता है, ठीक है। तो और ये इवेंट्स हैं, स्नैपशॉट यहाँ दिखेगा, डीबी क्लस्टर, कोई क्लस्टर आप बना रहे हो तो यहाँ पे दिखेंगे। और एक चीज़ है यहाँ पे सबनेट, तो सबनेट ग्रुप है ये, यहाँ पे मैंने कल एक सबनेट ग्रुप बनाया था। ये सबनेट ग्रुप मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि ये मुझे मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करना था। तो मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें क्या होगा, एक सबनेट आपको बनाना पड़ता है, और वो सबनेट के अंदर में आपको जो भी सबनेट्स, जो भी एजी आपको सेलेक्ट करना है वो एजी आप सेलेक्ट कर दोगे, तो उन एजीज में वो डिप्लॉयमेंट होगा। तो उसको बनाने तो जब भी आप मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करोगे तो आपको ये सबनेट बनाना पड़ेगा। सबनेट का कोई भी नाम आप दे सकते हो, जैसे मल्टी एजी जैसे मैंने नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप दे सकते हो, और वीपीसी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको फिर चूज करना है कौन से एबिलिटी जोन में आपको बनाना है, ठीक है। अभी ये जैसे यहाँ पे चारों सिलेक्टेड है, तो मुझे किसी दो में बनाना है, तो ये दो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे है, और ये दोनों को भी निकाल के फिर से ऐड करना है, तो आप यहाँ पे ऐड का बटन दबा के आप आ सकते हो। जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो मेरा सबनेट बन जाएगा, और जब डीबी ये जो होस्ट बनाऊँगा तो डीबी होस्ट में वो सबनेट की डिटेल, मुझे वो सबनेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वो बन जाएगा उसमें। अब मैं आता हूँ डीबी इंस्टेंस में, और यहाँ पे बोलता हूँ क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे एक बटन देख सकते हो, रिस्टोर फ्रॉम S3, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर कोई स्नैपशॉट लिया होगा डेटाबेस का तो आप यहाँ ये बटन से ही आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। अभी मैं बोलता हूँ क्रिएट डेटाबेस। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट और एक इजी क्रिएट। स्टैंडर्ड क्रिएट में क्या होगा, यू विल सेट all of the configuration option including one of the availability, security, backup and maintenance, ये सब आप सेलेक्ट कर पाओगे। और इजी क्रिएट में क्या होगा, जो भी रिकमेंडेड सेटिंग रहेगी वो आपको अप्लाई हो जाएगी। तो मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं स्टैंडर्ड क्रिएट में जाऊँगा और वहाँ पे मैं इंजन टाइप सेलेक्ट करूँगा MySQL, बिकॉज अगर मैं अमेजोन अरोरा लेता हूँ तो मुझे चार्जेस लगेंगे, तो वो मुझे नहीं करना है। मैं MySQL सेलेक्ट करता हूँ। अब ये MySQL कम्युनिटी एडिशन में ले रहा हूँ, तो उसमें वर्जन आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। टेम्पलेट इसमें है, जैसे प्रोडक्शन के लिए डेव, टेस्ट और एक फ्री टियर। तो आप कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, तो मैं यहाँ पे फ्री टियर बोल रहा हूँ फिलहाल। मुझे चार्जेस नहीं देने हैं तो मैं फ्री टियर ले रहा हूँ। यहाँ पे फिर डेटाबेस का नाम पूछा जाता है, तो जैसे मैं डेटाबेस का नाम हमारा मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने स्टूडेंट ही एक डेटाबेस का नाम दे दिया। और फिर उसके बाद में मुझे मास्टर यूज़र नेम पूछा जाएगा। जैसे रूट यूज़र, हम लोग MySQL या डेटाबेस इंस्टॉल करते थे तो उसमें एक रूट यूज़र होता था लॉगिन करने के लिए, फिर हम दूसरे यूज़र्स बनाते थे, तो वैसे ये यूज़र है, मैंने यूज़र दे दिया। और यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने दे दिया उस यूज़र के लिए। और उसके बाद में DB इंस्टेंस साइज़ मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है फ्री टियर के लिए वो है DB T2 माइक्रो, जिसमें 1 GB रैम और नो EBS ऑप्टिमाइजेशन, ये सब नहीं मिलता है, ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है अगर आप फ्री टियर में जाएंगे। तो मैं डिफ़ॉल्ट जो DB2 वाला माइक्रो वाला जो इंस्टेंस है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्टोरेज आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अगेन स्टोरेज का मुझे ऑप्शन है, तो मैं डिफ़ॉल्ट जनरल पर्पज़ ही लूँगा। यहाँ पे मुझे जो एलोकेटेड स्टोरेज साइज़ पूछ रहा है कितना लेना है, और स्टोरेज ऑटो स्केलिंग यहाँ पे डिसेबल रखना है।
जैसा कि ये वाले साइट पे हम लोग देख रहे थे। इनेबल ऑटो स्केलिंग ये बंद रखना था, हमें डिसेबल रखना था, वो मैंने बंद कर दिया। उसके बाद में ये देखो, ये ऑप्शन है मल्टी एजी का। तो ये फ्री टियर में आपको नहीं मिलता है, लेकिन जब आप जो नॉन फ्री टियर अकाउंट बनाओगे, जैसे डेव और टेस्ट के लिए बनाओगे, तो यहाँ पे अगर आप मल्टी एजी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो फिर वो आपको सबनेट पूछेगा, जो हम ये सबनेट में जाके बना रहे थे, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर आप जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी डेटाबेस क्रिएट हो जाएंगे, मतलब दो इंस्टेंस यहाँ पे बनेंगे। और बैकअप वगैरह वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, दोनों सिंक होते रहेंगे। तो उसमें आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मल्टी एज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब कनेक्टिविटी वाले सेक्शन में आते हैं, मुझे कौन से वीपीसी में ये डिप्लॉय करना है। तो ये डिफ़ॉल्ट जो मेरा है VMCS नाम का वीपीसी, मैं इसमें ही उसको कॉन्फ़िगर करूँगा। अब ये एडिशनल कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे वो सबनेट ग्रुप मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है जो मैं यहाँ से बनाऊंगा, बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट जा रहा हूँ, चूज़ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। आप यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, आप कोई सिक्योरिटी ग्रुप आपने बना रखा है तो वो आप ले लो, या फिर आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप आप बना सकते हो। जैसे मैं एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ SQL कनेक्ट करके। मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेगा, जो भी रिक्वेस्ट आएंगे आपके डेटाबेस में तो वो यहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाएगी उसकी। तो अनवांटेड जो रिक्वेस्ट है वो आप ब्लॉक कर सकते हो। सिर्फ आप जो SQL रिलेटेड रिक्वेस्ट है वही यहाँ पे आप इसको ये करोगे, अलाउ करोगे। अवेलेबिलिटी जोन अब यहाँ पे सेलेक्ट कर पूछ रहा है, कोई भी एक अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लेंगे और जो पोर्ट नंबर रहेगा वो डिफॉल्ट 3306 यहाँ पे रहेगा। डेटाबेस ऑथेंटिकेशन पासवर्ड बेस रख रहा हूँ मैंने पासवर्ड सेट किया था। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आप आओगे तो यहाँ पे ये जो बैकअप वाला ऑप्शन है ये आपको निकालना है, और इनिशियल डेटाबेस का नाम मैं वही रख देता हूँ जो मुझे रखना था। और टैगिंग वगैरह आपको कुछ देनी है तो टैगिंग दे सकते हो, ये मैंने निकाल दिया। लॉग वगैरह जनरेट करवाना है तो लॉग्स आप सेलेक्ट करोगे तो वो सारे लॉग्स जैसे एरर लॉग्स और ये सब लॉग्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मेंटेनेंस में ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, मतलब कुछ भी अपग्रेड वगैरह आएगा डेटाबेस के लिए तो वो ऑटोमेटिक उसको करता रहेगा। डिलीशन प्रोटेक्शन अगर आपने यहाँ पे इनेबल कर दिया तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे उसको, आपको फिर एडिट में आके वापस एडिट में आके आपको ये चेकबॉक्स हटाना पड़ेगा। मतलब एक्सीडेंटल डिलीशन आप नहीं कर पाओगे, मतलब गलती से मैंने डिलीट का बटन दबा दिया और डिलीट हो गया तो ऐसा नहीं होगा। उस केस में ये नहीं होगा, तो ये आप कर सकते हो, ये ऑप्शन अच्छा है। अब ये देखो, ये एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट ये बता रहा है। तो ये इसमें क्या होगा, जब आप फ्री टियर बनाओगे तो फ्री टियर में आपको 750 आवर्स आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, कौन से इंस्टेंस के साथ, DB-T2 माइक्रो इंस्टेंस के साथ 20 GB आपने सेलेक्ट किया है स्टोरेज, तो आपको कुछ चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। 20 GB ऑफ ऑटोमेटेड बैकअप स्टोरेज एंड एनी यूज़र इनिशिएटेड DB स्नैपशॉट अगर कुछ बनाओगे तो वो सब आपको फ्री मिलेगा। मैं बोलता हूँ क्रिएट डेटाबेस। अब ये डेटाबेस को मुझे एक्सेस भी करना है, तो मुझे इसको एक्सेस करने के लिए एक EC2 इंस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ EC2 इंस्टेंस में, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो स्टेटस है वो क्रिएटिंग लिख के आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स में, तो ये इस पर क्लिक कर तो ये उसकी सारी डिटेल है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा लगाया है मैंने, ये सारा डिटेल यहाँ पे है। सबनेट्स किस किस सबनेट्स में ये बनेगा, बट अवेलेबिलिटी जोन मैंने यही रखा है। ठीक है, तो ये क्रिएटिंग इन्फो में है, ये अभी क्रिएटिंग में। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे एक EC2 इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। लॉन्च इंस्टेंस, 1 VPC सेम ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो मैंने अवेलेबिलिटी जोन दिया था 1A में बना लेते हैं।
but it is in private. तो 1B में बना के देखते हैं, लेट्स सी कनेक्ट होता है या नहीं। इनेबल पब्लिक आईपी असाइन इनेबल, और आगे जाएंगे स्टोरेज कनेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट जो स्टोरेज है वही, और बोलेंगे इसको डिफ़ॉल्ट जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है वो ही असाइन करेंगे, जिसमें हमारा SSH इनेबल्ड रहेगा, ताकि मैं मेरे EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पाऊँ। और बोलूँगा मैं लॉन्च। इसके लिए की पेयर ऑलरेडी मेरे पास है, लॉन्च इंस्टेंस। ये मेरा इंस्टेंस बन रहा है और यहाँ पे मेरा डेटाबेस भी क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अभी भी लिख के आ रहा है क्रिएटिंग डेटाबेस स्टूडेंट। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया है SG, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका जो इनबाउंड रूल रहेगा, इनबाउंड रूल में आप देख सकते हो ऑलरेडी एक रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, 3306 पोर्ट ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, और ये उसका IP रेंज यहाँ पे असाइंड है। ठीक है, 106.210 ये इसका सोर्स IP है जहाँ से रिक्वेस्ट आएगी। तो लेट्स सी कनेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, अब ये वाला जो इंस्टेंस है इसको हम कनेक्ट करेंगे वाया पुट्टी। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको मुझे एड MySQL के साथ कनेक्ट करना है, तो मुझे इसमें पहले MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि मैं क्वेरी फायर कर सकूँ। तो मुझे इंस्टॉल करना है yum install MySQL sudo के साथ में कमांड रन करना पड़ेगा। यस, ठीक है, मेरा इसमें MySQL इंस्टॉल हो गया और मैं अब कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो भी प्रोसेस मुझे करनी थी। अब मैं आ जाता हूँ मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है। अब इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दे रहा है व्यू क्रेडेंशियल्स डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रहा है, ये पासवर्ड यहाँ से कॉपी करना है, और एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है यही डेटाबेस का नेम है, यहीं से मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर पाऊंगा। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होती है कैसे कनेक्ट करना है। MySQL DB इंस्टेंस के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली कमांड रन करनी है। कहाँ से, मेरे EC2 इंस्टेंस से। ठीक है, अब यहाँ पे जो मास्टर यूज़र नेम है उसका मुझे यहाँ नाम डालना पड़ेगा। तो मास्टर यूज़र नेम मेरा था एडमिन, और जो एंड पॉइंट है वो मुझे वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। एंड पॉइंट कहाँ दिख रहा था मुझे, ये मेरा एंड पॉइंट है, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया। उसके बाद मुझे बोल रहा है पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने एडमिन यूज़र के लिए जो भी सेट किया था वही पासवर्ड मुझे यहाँ पे डालना है। एंड लेट्स वेट, ये टाइम ले रहा है। इसको कैंसिल करके फिर से कमांड रन करता हूँ।
और अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ये वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसमें इनबाउंड रूल मैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। एडिट इनबाउंड रूल, और मैं सबको अलाउ करने की भी कोशिश करता हूँ उसमें। ठीक है, और अब ट्राई करते हैं। तो मेरा लॉगिन हो जाता है। तो यहाँ पे एक इश्यू था बिकॉज ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ही अलाउ कर रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे सारे होस्ट के लिए अलाउ किया तो वो ले लिया। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो EC2 इंस्टेंस था मेरा, उसका आईपी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको आप कंसिडर करोगे एज अ बैस्टिन होस्ट। बैस्टिन होस्ट इसको आप कंसिडर करो, और हमेशा इसी होस्ट के थ्रू आप इस डेटाबेस को लॉगिन करके जो भी आपको क्वेरी फायर करनी है वो। अब हमें क्या करना है, मैंने MySQL तो लॉगिन कर लिया, लेकिन डेटाबेस हमारा है या नहीं वो मुझे देखना है। तो उसके लिए क्वेरी है सो डेटाबेसेस शो डेटा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक स्टूडेंट डेटाबेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आपको ये स्टूडेंट डेटाबेस में जो है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस बनाया था, यहाँ पे जैसा कि मेरा जो डेटाबेस है वो स्टूडेंट है, जो मैंने स्टूडेंट बनाया था वो मुझे यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। तो ये स्टूडेंट डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है, और फिर जो भी एडिटिंग आपको करनी है वो आप कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ टू क्रिएट RDS इंस्टेंस इन अ फ्री टियर, और कैसे कनेक्ट करना है वो हमने यहाँ पे देखा। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करनी है वो करनी है, वापस इन सबको डिलीट करना है, सो दैट कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना देना पड़े। तो सबसे पहले मैं जाके डिलीट कर देता हूँ मेरा EC2 इंस्टेंस। उसको डिलीट करने के लिए आपको टर्मिनेट करना है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग में चला गया। और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप था इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको डिलीट करने के पहले मुझे ये जो मेरा DB इंस्टेंस है उसको डिलीट करना पड़ेगा। डैशबोर्ड में आना है और वापस DB में जाके इसको सेलेक्ट करना है, और इसमें एक्शन में जाके इसको बोलना है डिलीट। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये नाम ले लेगा और यहाँ पे आपको नाम देना है क्रिएट फाइनल स्नैपशॉट। यहाँ पे एक ऑप्शन देखो आप सेलेक्ट करके रखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर द फाइनल DB स्नैपशॉट इज क्रिएटेड बिफोर DB इंस्टेंस डिलीट। तो ये आपका अगर क्रिएट चेक बॉक्स रह गया, तो अगर आपने डिलीट भी कर दिया होगा DB, तो क्या होगा, स्नैपशॉट वो बना के रख देगा और उसके चार्जेस आपको लगेंगे। तो ये आपको अनचेक करना है। ठीक है, अनचेक करके आपको डिलीट करना है, तो पूरा डिलीट हो जाएगा। कोई बैकअप नहीं लेगा वो, बट हाँ, अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो आपको कोई बैकअप डिलीट करना है, कोई भी डेटाबेस डिलीट करना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट मी। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, आई एक्नॉलेज दैट अपॉन इंस्टेंट डिलीशन ऑटोमेटेड बैकअप इंक्लूडिंग पॉइंट इन टाइम रिकवर विल नो लॉन्गर विल अवेलेबल। ये तो ठीक है, बट टू कंफर्म डिलीशन टाइप delete me into the field। We strongly recommended taking a final snapshot before instance deletion, since after your instance is deleted automated backup will no longer will be available। तो ये बोल रहे हैं हमें बनाने के लिए, और बना के ही डिलीट करना है, ऐसा ये बोल रहा है। मतलब ये चार्जेस लेंगे ही। तो
तो जैसे ये बैकअप बनाएगा तो हमें जाके बैकअप भी डिलीट करना है। यहाँ पे ये बोल रहा है डिलीटिंग। अब आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो ये स्नैपशॉट यहाँ पे इसने बना रहा है। ये स्नैपशॉट आपको डिलीट करना है और इसको बोलना है वेट करेंगे, क्योंकि ये अभी भी स्टेटस क्रिएटिंग में ही आ रहा है। ठीक है, इसका प्रोग्रेस 0% है। ये डिलीटिंग ही है, जब तक वो स्नैपशॉट बनेगा नहीं ये डिलीट होगा नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया है। और अब ये जो डैशबोर्ड में जो मेरा इंस्टेंस है वो भी डिलीट हो गया है, देखो। बट यहाँ पे मेरा स्नैपशॉट बना हुआ है, तो स्नैपशॉट के चार्जेस आपको लगते रहते हैं, तो ये आपको डिलीट कर देना है, ये ध्यान में रखना है। डिलीट स्नैपशॉट, डिलीट। ठीक है, अब डैशबोर्ड में मैं अगर आता हूँ तो यहाँ पे डीबी इंस्टेंस, ये आपको इंश्योर करना है कि कुछ इसमें बना तो नहीं है, सब जीरो दिखना चाहिए। इवेंट ये देखो 20 इवेंट्स हो गए, मतलब जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो सब इवेंट्स में जा रहा है। अब ये पैरामीटर जो ग्रुप है इसमें 4 चीज़ें बनी है। ऑप्शन ग्रुप और सबनेट ग्रुप में ये एक सबनेट बना है, ये भी डिलीट कर देता हूँ, बट इसके कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन डिलीट कर देता हूँ मैं, अनवांटेड क्यों रखना। अब हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने बनाया था वो भी डिलीट कर देंगे, डिलीट डिलीट। ठीक है, और जो इंस्टेंस था उसको वेरीफाई कर देंगे, ये टर्मिनेटेड में चले गया। और फिर से एक बार डैशबोर्ड चेक करेंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट RDS, launch RDS in AWS. Next topic is Amazon Redshift.